बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड में मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज़ और आज के बिजनेस वर्ल्ड में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम इशू पर। वो है मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात, जो कि बहुत ही कलीदी किरदार अदा करती है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। मगर ये बदकिस्मती है हमारी कि गुज़िश्ता चंद बरसों से हमारे जो मुल्क की बरामदात है उसमें कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ, कमी आती जा रही है। मगर अब हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि रवा माली साल का 23 अरब डॉलर्स का बरामदी हदफ हासिल कर लिया जाएगा। जो टारगेट सेट किया गया था उसको हासिल कर लिया जाएगा, हुकूमत ने यह दावा किया है। और वफाकी सेक्रेटरी तिजारत यूनुस ढागा ने भी ये कहा है कि जो चीन से दरामद होती थी अशिया, ऐसी मसनूआत जो कि अंडर इनवॉइसिंग होती थी, अब उन पर काबू पाया जाएगा। एक हिकमत अमली तैयार की गई है उनकी जानिब से और ये कहा जा रहा है कि अब इस पर काबू पा लिया जाएगा। मार्केट एक्सेस, पैदावारी लागत और ज़र मुबादला के मसाइल, टेक्सटाइल बरामदात में ये जो मतलूबा इजाफा है उसकी राह में ये एक बहुत हाल रुकावट पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट है उस अचीव नहीं कर पा रहे। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़फ़र मोती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा, बरामदात किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत एक अहम फैक्टर है, कलीदी किरदार है बरामदात का, मगर ये हमारी बदकिस्मती है। सबसे पहले बताइएगा वजूहात क्या हैं, हम बरामदात में इजाफा क्यों नहीं कर पा रहे? आखिर हमारी नाकिस पॉलिसी है, वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि दुनिया में जो बरामदात करती हैं कंपनियां, उनके लिए उनके मुल्क जो है ना इजी एक्सेस रखती हैं, उनके लिए उनको सहूलियतें देती हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो बांग्लादेश का शर्ट ना बेच रहा हो, और बांग्लादेश में कॉटन का कपास का एक पीस भी नहीं होता है। वो कपास मंगाते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। $37 बिलियन उधर जमा है। यहाँ पर वैल्यू एडेड कंपनियों को कोई फायदा नहीं दिया जाता, रिबेट में सालों निकल जाते हैं। और ये तो इस दफा तो हद हो गई है कि जो गवर्नमेंट, जिसको इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट कहते हैं कि इंडस्ट्री को फेवर करने वाले, उसमें हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हुए हैं, बल्कि इसके के बढ़े। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 35-40% पाकिस्तान की इंडस्ट्रियों में यानी जो होल्ड करती है, उनका ये हाल है कि वो इस दफा बहुत ज्यादा परेशान है। तो जितने फैक्टर्स आप बता रहे हैं, हुकूमत इससे आगाह है? क्योंकि हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि हमने जो टारगेट सेट किया था 23 अरब डॉलर्स का, उसको हदफ को, उस टारगेट को अचीव कर लिया जाएगा। अगर इतनी सारी मुश्किलात हैं, ये मसाइल हैं कि जो इम्पोर्टर्स हैं उनको सहूलियात नहीं दी जा रही, तो फिर आप इत्तफाक करते हैं हुकूमत ने जो दावा किया है वो उसको पूरा कर लेगी? नहीं कर सकेगी ना, नहीं किया है। यहाँ पर तो एक और मसला अब ये हो गया है कि अभी जो ब्लूमबर्ग ने आपके रिपोर्ट निकाली है, उसमें आपके जो रिजर्व्स हैं, जो रिजर्व होते ही किसी मुल्क में इसलिए हैं कि वो जो एक्सपोर्ट करते हैं उनका जो पैसा हार्ड करेंसी में आता है वो मुल्क में रहता है। आपके रिजर्व जो हैं इस वक्त ये खबर आई है कि कंबोडिया से भी नीचे होने के हैं। और कंबोडिया 1/10 इकोनॉमी है पाकिस्तान की, 10वें हिस्से है वो उसकी इकोनॉमी का, लेकिन उसके पास 11 बिलियन होंगे और हमारे पास शायद 10 बिलियन से भी कम रह जाएंगे, जो 2 महीने का इंपोर्ट के लिए काफी होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताएगा सर कि जो ये तरजीहात में नहीं है हुकूमत की कि हमारी बरामदात में इजाफा किया जाए, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती इस सेक्टर की जानिब, सबसे बुनियादी वजह आप समझते क्या है? आखिर वजूहात क्या है हमारी बरामदात में इजाफा ना होने की? हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की पॉलिसीज बिल्कुल नाकाम है? देखिए, हुकूमत की पॉलिसी भी है, यहाँ पर स्किल लेबर की कमी भी है। यहाँ पर पहले जो बांग्लादेश के हालात खराब थे तो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बंगाली स्किल लेबर थे जो वीविंग और उसमें स्पिनिंग के यूनिट्स को हैंडल करते थे। फिर उसके बाद वो वैल्यू एडेड होता था तो उसको हैंडल करते थे। अब वो सब वापस अपने मुल्क में जब तरक्की हुई तो सब चले गए हैं। आपने अभी देखा है कि फैसलाबाद में ताले लग गए हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर जो टेक्सटाइल्स का काम करते थे। हाई एंड टेक्सटाइल के अगर 4-5 इंडस्ट्री में लोग हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाकी जो 4000 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो नहीं कर रहे। उनको लिए तो मुश्किलात बढ़ गई हैं। बिल्कुल। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बताइएगा, आपने जिस तरह से बात की कि फैसलाबाद में कितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जिन पर ताले लग गए,
टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर जिसे कहना चाहिए रीढ़ की हड्डी रखता है, हमारे जो ज़र मुबादला है उसमें टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही। टेक्सटाइल सेक्टर की आखिर बुनियादी वजूहात क्या हैं? हुकूमत की नाअहली, हुकूमत की तरफ से उसको बिल्कुल देखना, नज़रअंदाज करना, वो चीज़ तो समझ आती है, लेकिन इसके अलावा क्या वजूहात हैं? क्या मार्केट एक्सेस नहीं है, पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा है, ज़र मुबादला के मसाइल हैं? टेक्सटाइल सेक्टर क्यों इस वजह से डैमेज हो रहा है, इसकी वजूहात बताइएगा। देखिए, आप अभी हम यही बातें कर रहे थे कि हम सब सब्जेक्ट जो है वो टेक्सटाइल पर ले रहे हैं, क्योंकि मेन हमारा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल था। अब टेक्सटाइल्स में हमारे कॉम्पिटिटर इंडिया, चाइना और बांग्लादेश आगे निकल गए हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये किया है कि उन्होंने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूत किया है। उन्होंने ये किया है कि स्पिंडल जो जहाँ पर हमारे यहाँ मीडियम साइज की फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर सुपर लार्ज फैक्ट्रियाँ हैं, सुपर डुपर लार्ज फैक्ट्रियाँ हैं। जो यहाँ पर एक फैक्ट्री में 300 लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ 30,000 20,000 लोग भी काम कर रहे हैं, एक अंडर वन ग्रुप। तो वो जो मासेस का और क्वांटिटी का फायदा वो उठा रहे हैं। फिर उनके पास वैल्यू एडेड में, रियल वैल्यू एडेड में वो समझते हैं, उनके पास वो मशीनें हैं जो संभाल सकती हैं वैल्यू एडेड को। यहाँ पर तो धागा निकल जाता है, कभी बटन टूट जाता है, तो वो आपको इंटरनेशनली उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। ठीक है सर, टेक्सटाइल से हटकर ऐसी कौन सी मसनूआत है जिनमें थोड़ी सी बेहतरी लाकर उस सेक्टर पर बेहतरी लाकर हुकूमत की जानिब से जो है वो तवज्जो दी जाए तो ये बरामदात के काबिल हो सकेगी या इसकी डिमांड मजीद बढ़ेगी? इसके अलावा और कौन से सेक्टर्स हैं? देखिए, बहुत हैं। देखिए, दुनिया, पूरा इंडिया का हैदराबाद दक्कन का एरिया, उसको बेंगलोर को तो दुनिया का 10वें नंबर का एक्सपोर्टर आईटी का बोलते हैं। $10 बिलियन की तो 10-15 साल पहले आईटी का प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बेच रहा था। पाकिस्तान में ये आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि एजुकेशन कम है, बड़े सिटीज में से थोड़ा बाहर उनको जगह नहीं देते हैं, उनको फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हैं कि वो सॉफ्टवेयर बना कर भेजें। इतना बड़ा काम है दुनिया में सॉफ्टवेयर का, 20-20 बिलियन डॉलर कोई इंडिया कमा रहा है, एक एक सूबा इनका 20-20 बिलियन US डॉलर कमा रहा है। फिर आपके यहाँ वो बहुत अच्छा चल रहा था स्पोर्ट्स गुड्स का, वो भी अब सियालकोट में जगह नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस नहीं है, तो वो भी टूट रहा है। फिर हमारे वो जो मेडिकल यूनिट्स थे, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बनाते थे, वो अच्छा एक्सपोर्ट था, वो खत्म हो रहा है। मार्बल्स का अच्छा एक्सपोर्ट था, स्टोन्स का, मार्बल की चीजें यहाँ से जाती थी, वो खत्म हो रहा है। मार्बल तो खुद यानी पाकिस्तान में नापैद हो रहा है। फिर हमारी एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी थी, एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स थे, वो सब खत्म हो रहा है। श्रीलंका ले गया है, रंगून ले गया है, बर्मा ले गया है, म्यांमार ले गया है। तो आपके पास जो जो चीजें प्लस पॉइंट थे वो दुनिया ले चुकी है और आपके पास से माइनस पॉइंट्स रह गए। हमारे पास माइनस पॉइंट तो रह गया, लेकिन सर सी पैक बन रहा है, उससे कहा जा रहा है कि तिजारत को बहुत फरोग दिया जाएगा, जिन रूट से गुजर रहा है वहाँ की सकाफत जो है उसको पूरी दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। तो ये बात आप समझते हैं कि सी पैक से फायदा होगा हमारी तिजारत में? देखिए, वो फायदा वो आपका लास्ट गेम चेंजर है, उसी को देखना है। लेकिन उससे जो आप कह रहे हैं जो सकाफत का देखने का है, वो आप उर्दू में बोल रही हैं, उसका मतलब है टूरिज्म बढ़ेगा। अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या है? आप ये भी देखिए ना कि अगर आप सीपैक जहाँ जहाँ से निकल रहा है, क्या आपने उसके एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं? क्या आपने उधर कोई ऐसे होटल्स लगाए हैं कि मालम जब्बा भी लोग जा सकें, नथिया गली भी जा सके, बड़े रोड बन गए हों? अच्छा, सीपैक के रोड से छोटे छोटे मार्केट्स हैं, छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे इंटरेस्टिंग प्लेसेस पर जा सके, ऐसा तो कुछ है नहीं। जब आप ये सब सीपैक के साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो आपकी सकाफत दुनिया देखने आएगी, तो आपका ये एक किस्म का एक्सपोर्ट होता है। जी, बहुत शुक्रिया। जफर मोती साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मुआशी, और हमें बता रहे थे कि आखिर क्या वजूहात हैं कि हमारे पाकिस्तान की जो बरामदात है वो घटती चली जा रही है, ज़र मुबादला भी इतना इकट्ठा नहीं हो रहा। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद बोलेंगे, और जो सेकंड हाफ में हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान रुपए की कदर जो कि घटती चली जा रही है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की जो घटती हुई कदर है उसकी वजूहात पर बात करेंगे। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से महंगाई की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है, जबकि आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी के बाद शरह सूद में भी इजाफे का खदशा है। जो हम सूद अदा करते हैं, जो हमने
जिन्होंने कर्ज लिए हुए हैं उसमें भी इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और मरकजी बैंक ने तो गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 20 माह के बाद 25% का इजाफा किया था और अब इस वक्त की अगर बात करें तो मरकजी बैंक की शरह सूद 6% पर बरकरार है। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस इस्लाम हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और खावर रशीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं खावर रशीद साहब की जानिब चलती हूँ। खावर रशीद साहब, स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए जो नई मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला किया है, अब आप क्या समझते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी से शरह सूद में मजीद इजाफा होगा, मजीद महंगाई होगी, मजीद हम पर कर्ज बढ़ेगा? जी बिल्कुल जी, शरह सूद इन्होंने बढ़ाया है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, इससे बिल्कुल बढ़ेगा। आपने देखा है कि पहले डॉलर 7-8 रुपए बढ़ गया है और हमारी करेंसी तकरीबन डाउन हो गई है। उसकी वजह से एक तो आपकी इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, आपकी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगी, आपकी इंडस्ट्री की जो कॉस्ट बढ़ जाएगी और इसका जो इफेक्ट आएगा वो आम पब्लिक पे आएगा। तो हमने पहले भी कहा है कि गवर्नमेंट इसको फिक्स करे, क्योंकि ना एकदम इतना बड़ा झटका में है, तारीख में इतना बड़ा झटका ये पहली दफा आया है कि 7-8 रुपए का झटका आया है। ठीक, खावर साहब हमारे साथ ही रहेगा। डॉक्टर कैस भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कैस साहब, आपने जिस तरह से गुफ्तगू सुनी खावर साहब की, जिस खदशे का वो इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए इसको कंट्रोल कर ले, आपको क्या लगता है ये इलेक्शन का साल है, बजट भी आना है, तो फिर बजट पर इसके डायरेक्ट ये असरअंदाज होगा? जी, बात ये है कि ये हुकूमत ने कंट्रोल किया है तो 115 पे ये डिवैल्यूएशन है, ये दूसरी डिवैल्यूएशन जो हुकूमत ने की है। वो ये चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट सस्ती हो, उनको ये जो चाहिए रेवेन्यू वो इस तरीके से करना चाह रहे हैं। वो ये भी चाहते हैं, जो आपने इलेक्शन की बात की, ये भी हुकूमत बताना चाहती है कि जब तक नवाज शरीफ और इज़ाकदार थे तो देखें कितनी अच्छी थी इकॉनमी, और देखें अब वो गए। ये वो समझते हैं कि लोगों को नहीं पता कि अभी भी PMLN की हुकूमत है, मगर वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखें हालात कितने बुरे हो गए जब वो दोनों चले गए। तो वो इससे अपनी पॉलिटिकल गेम्स भी डालना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा, अब जैसे आप अमेरिकी डॉलर की हम बार बार बात कर रहे हैं, उसकी कदर में इजाफा होता जा रहा है, उसको कभी डीवैल्यू किया जाता है, कभी उसकी कदर बहुत ज़्यादा उसको हाई लेवल पर ले लिया जाता है। अच्छा, अब रुपए की, अगर पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो इसकी कदर में कमी कितना डैमेज करेगी हमारी इकोनॉमी को, हमारे जो आम लोग हैं उनको कितना, और जो बाहर से जो बिजनेस कर रहे हैं उनको कितना डैमेज करेगी ये? इसका पहला इम्पैक्ट ये आता होता है कि एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती हैं, इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। तो क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल भी इंपोर्टेड है, हमारी मशीनें भी इंपोर्टेड है और हमारी एनर्जी भी इंपोर्टेड है, तो ये तीनों चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जब ये तीनों चीज़ें महंगी होंगी तो इसका रिपल इफेक्ट होगा, क्योंकि एनर्जी एक बेसिक इनपुट है ट्रांसपोर्ट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। तो मशीनें, तो उससे ये होगा कि बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। ठीक, जो चीज़ें इम्पोर्टेड नहीं होती वो भी महंगी हो जाती। इसका यहाँ पे ऐड कर दूं, डॉक्टर साहब की बात पे ऐड कर दूं, जो डॉक्टर साहब बात करना चाह रहे हैं। जी खावर साहब, इस तरह होता है, इसमें इस तरह होता है कि जो एक्सपोर्ट हो रही होती है, हमारी मोस्टली जो इंडस्ट्री है वो इम्पोर्ट कर रही होती है रॉ मटेरियल। जब रॉ मटेरियल हमारे महंगे आएंगे तो एक्सपोर्ट जो हमारी करेंगे, हम ना इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे, ना श्रीलंका का मुकाबला कर पाएंगे, ना बांग्लादेश का मुकाबला कर पाएंगे, जो हमारे मेन कम्पिटिटर हैं। ऊपर से CPEC आ रहा है आपका यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, आप देख रहे हैं कि चाइनीज चौक दर चौक पाकिस्तान आ रहे हैं और वो अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट यहाँ कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं ला रहे, वो ज्वाइंट वेंचर के चक्करों में अभी बहुत कम है और वो अपनी वहाँ अलग चीजें बेच रहे हैं। इसके साथ एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, कि आपने जिस तरह देखा है कि हमारे यहाँ डॉलर, पाउंड, यूरो और ये करेंसियां हैं जो बैंक में हमारे वो जिस पे LC खुल सकती है। तो अभी रिसेंटली वो लॉन्च कर रहे हैं युआन को, चाइनीज युआन को। युआन के साथ हमारी अटैचमेंट हो जाती है, हम युआन के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है और ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फैसला है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। डॉक्टर कैस साहब, आपने गुफ्तगू सुनी खावर साहब की,
फरमाइएगा, अब स्टेट बैंक को बार बार कहा जा रहा है कि अब आपको लगता है कि स्टेट बैंक जो मौजूदा हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जो फैसला किया गया है कि शरह सूद वो इशारिया 25% से अब वो इशारिया 50% तक इजाफा कर सकता है, ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, तो आपको ये लगता है कि इजाफा किया जाएगा और इस इजाफे से अब महंगाई को रोकना कितना मुश्किल होगा? क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई, टैक्सेस लगेंगे, नए टैक्सेस लगेंगे, बहुत सी मसनूआत जो हैं वो महंगी हो जाएंगी, जिस तरह से पेट्रोल की बात कर रहे हैं, बिजली महंगी हो जाएगी। बात ये है कि जो गवर्नमेंट चाहती है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट आए और इस डिवैल्यूएशन से इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट सस्ती हो गई है। वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तानी जो हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री फरोग दे, वो ये चाहती है कि एक्सपोर्टर्स फरोग दें और वो चाहती है इन्वेस्टर्स आए। तो ये बिल्कुल स्टेट बैंक का फैसला है कि 115 पे लेके गए हैं, उन्होंने बिल्कुल इसको नीचे नहीं लेके आना, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट सस्ती होगी, क्योंकि अब $1 ज्यादा रुपए खरीद सकता है। तो ये गवर्नमेंट एक तरफ तो एक्सपोर्टर्स को उसने ये मराद दी है, दूसरी तरफ ये फॉरेन इन्वेस्टर को, ये जिसमें चीनी भी है, मराद दी है। तो ये सस्ता, इससे सस्ता नहीं होगा, ये यहीं रहेगा 115 पे। ये स्टेट बैंक का फैसला है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का फैसला है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर कैस इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है और खावर रशीद साहब हमारे मौशियात हमारे साथ मौजूद है। दोनों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में ये दोनों मेहमान मौजूद है। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि समझ सकें कि आखिर डॉलर की कीमत में इजाफा पाकिस्तान के अंदर कितनी मुश्किलात पैदा कर सकता है, पाकिस्तान की मईशत को कितना डिस्टर्ब कर सकता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।